गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस बाय न्यूरल सिस्टम। तो इसके अंतर्गत हमने मानव के तंत्रिकी तंत्र के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है और ये एक सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है। और इसकी संरचना को हम देखें तो 3 भागों में बटा होता है। ये जो भाग दिख रहा है ये कोशिका काय कहलाता है, बॉडी कहलाती है। ये जो दिख रहा है यह द्रुमाक्ष या डेंड्रॉन और डेंड्राइन्स कहलाता है। और ये जो लंबा भाग है उसे एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। अगर हम कोशिका के बॉडी के बारे में बात करें, कोशिका काय के बारे में बात करें, तो यह कोशिका द्रव्य और प्रारूपिक कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब से बना होता है। और विशेष दानेदार अंगक निसेल्स ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें से जो तंतु निकलता है, कोशिका काय से जो छोटे छोटे तंतु प्रवर्ध के रूप में निकले हैं, इन्हें कहा जाता है डेंड्रॉन। और अंत में ये फिर से बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं जिन्हें कहा जाता है डेंड्रॉइड्स। ये तंतु उद्दीपन को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई किसी अंग में समाप्त हो रहे हैं, या उंगली के छोर में, या पैर में, या स्किन में, तो वो बाहर के जो उद्दीपन है उसको ये तंत्रिका काय में भेजने का काम करते हैं। और एक तंत्रिका में एक तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन मिलता है। एक इसमें का जो डेंड्रॉन है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, तभी से कहते हैं एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। इसका जो अंतिम सिरा होता है या दूरस्थ भाग होता है ये शाखित होता है। और प्रत्येक शाखित भाग का जो अंतिम छोर है ये लड़ी नुमा संरचना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लड़ी के जैसे संरचना होती है, जिसको कि सिनेप्टिक नोड होता है, जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं। और इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। और ये दूसरी कोशिका के तंत्रिकाक्ष के ये द्रुमाक्ष के डेंड्रॉइड से मिला हुआ रहता है, ये जो घुंडी जैसे संरचना है। इस प्रकार ये एक तंत्रिका कोशिका के आवेगों को दूसरे तंत्रिका कोशिका में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर जो तंत्रिकाक्ष और द्रुमाक्ष यानी कि डेंड्रॉन, डेंड्राइड्स और एक्सॉन की उपस्थिति के आधार पर तंत्रिका कोशिका को 3 समूह में बांटा गया है। न्यूरॉन को 3 समूहों में बांटा गया है। अगर इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन और डेंड्राइड्स हो और केवल एक एक्सॉन हो तो ये कहलाता है बहुध्रुवी। और अगर केवल एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन और डेंड्राइड्स हो तो वह कहलाता है द्विध्रुवी। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं एक्सॉन में माइलिन आच्छद्द होता है। इस प्रकार ये देख रहे हैं श्वान कोशिकाओं का बना हुआ माइलिन आच्छद्द होता है। तो जिसमें माइलिन आच्छद्द पाया जाता है उसे आच्छद्दी, और जिनमें माइलिन आच्छद्द नहीं पाया जाता उसे आच्छद्दहीन कहा जाता है। आच्छद्दी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके हुए होते हैं। ये माइलिन आच्छद्द श्वान कोशिका से बना हुआ होता है और इसके चारों ओर माइलिन आवरण पाया जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माइलिन आवरणों के बीच बीच में ये छूटा हुआ है, टूटा हुआ है। माइलिन गांठ जो है वो बीच बीच में टूटा हुआ है। तो इन भागों को कहा जाता है रेनवियर का गांठ, रेनवियर नोड कहा जाता है। अब ये जो माइलिन कोडेड तंत्रिका तंतु है ये मेरुरज्जु में और कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। और जो बिना कोड के होते हैं, आच्छद्दहीन तंत्रिका तंतु होते हैं, ये भी श्वान कोशिका से घिरे जरूर रहते हैं लेकिन माइलिन आवरण इसमें नहीं पाया जाता। और ये जनरली स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। अब बात आती है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और संचरण किस प्रकार होता है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं, यानी उद्दीपन को ग्रहण करने और इसे दूसरी जगह पहुंचाने वाली होती है। और इनकी जो झिल्ली होती है वो ध्रुवीय अवस्था में रहती है। ये झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में इसलिए रहती है क्योंकि इनमें आयंस पाए जाते हैं। इसके अंदर और इसके जो बाहर का आवरण है, जीव द्रव्य का जो आवरण होता है, उसमें आयंस होते हैं, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। और ये जो है वो आपस में अंदर और बाहर एक्सचेंज होते रहते हैं।
इस प्रकार इनका आयन पथ यानी चैनल बन जाता है और ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य होता है। जब कोई आवेग न्यूरॉन का संचरण नहीं करता है, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होता है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होता है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका तंत्र में सोडियम आयन और ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता और सोडियम आयन की निम्न सांद्रता होती है और इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता इसमें बनी रहती है। झिल्ली पर पाए जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पंप द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस पंप के द्वारा प्रति चक्र 3 सोडियम आयन बाहर की ओर और 2 सोडियम आयन कोशिका के में प्रवेश करते रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर और बाहर जो है सोडियम और पोटेशियम आयन का अभिगमन चलते रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह जो धनावेशित हो जाता है और आंतरिक सतह जो है वो ऋणावेशित हो जाता है और इसलिए ध्रुवित अवस्था में हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। मतलब जब इसमें कोई आवेग का संचरण नहीं होते रहता है तब किसी भी प्रकार के आयन का अभिगमन झिल्ली के आर पार नहीं होता है। तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति और उसका संचरण किस प्रकार होता है, ये जानने के लिए जब किसी एक स्थान पर ध्रुवीय झिल्ली पर आवेग होता है ना, तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगमी हो जाता है, जिसके कारण सोडियम आयन तीव्र गति से अंदर जाते हैं। सोडियम आयन बाहर और इसके अंदर पोटेशियम आयन है, तो जब ये आवेग से संचरित होता है तो सोडियम आयन अंदर आ जाता है और पोटेशियम आयन जो है वो बाहर आ जाता है। अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक हो जाती है और अंदर की सतह धनात्मक हो जाती है। जैसे जैसे ये आवेग, इस आवेग के स्थान को हम ए स्थल कहेंगे कि झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने के कारण इसका विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाती है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक रेखांकित चित्र के रूप में आप देख पा रहे हैं, एक तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका आवेग का संचरण को दिखाने के लिए यहाँ पर आवेग है। ये जो है वो सोडियम आयन बाहर है और पोटेशियम आयन अंदर है, तो बाहर का वातावरण धनात्मक और अंदर का वातावरण ऋणात्मक है। जब आवेग का संचरण होता है तो सोडियम आयन अंदर आ जाता है और पोटेशियम आयन बाहर हो जाता है, जिसके कारण अंदर का वातावरण धनात्मक और बाहर का वातावरण ऋणात्मक हो जाता है। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे जैसे स्थान बी, यहाँ पर स्थान बी झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेग होता है ना। बाहर अभी भी ये ए स्थान है जहां पर आवेग का संचरण हो रहा है, ये वो स्थान है जहां पर आवेग का संचरण नहीं हुआ है। तो यहाँ पर तथागत रूप से बाहर की ओर धनात्मक वातावरण यानी कि सोडियम आयन और अंदर की ओर ऋणात्मक वातावरण होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग का विभव का संचरण हो जाता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन के द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। इसके तुरंत पश्चात पोटेशियम आयन की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ क्षणों के भीतर ही सोडियम आयन झिल्ली के बाहर की ओर परासरित हो जाता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है और तंतु आगे के उद्दीपन के लिए एक बार फिर से उत्तरदायी हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे आवेगों का संचरण।